वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 69 नंबर क्लास हम लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की सीरीज प्राप्त हो जाती है। हमारे सवाल आपके जवाब की एक बेहतरीन क्लास, रोजाना लाइव टेस्ट 9 बजे। और आज इस क्लास में हम खास करके चर्चा करेंगे 2015 के अंदर जो महिला सुपरवाइजर का जो क्वेश्चन हुआ था, उसमें जो महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उनकी चर्चा करेंगे। और खास रोज 9 बजे आपको कोई ना कोई नई चीज आपको मिलती रहती है, तो आज हम स्पेशल इस 50 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी है। चाहे सरकार का हो चाहे मेरा हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो ही दिमाग की बत्ती जगेगी, और दिमाग की बत्ती जगते ही आप अलर्ट होगे और आपको याद आएगा कि जी हमारा एग्जाम आने वाला है, हमें उसकी तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों को जल्दी से शेयर कर दिया होगा और लाइक का बटन तो टच कर दिया होगा। मोबाइल में बड़ा आसान है टच करना, टच कर दो। और पहला क्वेश्चन आपके सामने 2015 महिला सुपरवाइजर में आए हुए 50 क्वेश्चनों का ये आपके सामने संग्रह। और पहला क्वेश्चन देखिए, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बड़ा ही आसान सा। और मेरे साथ जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं पिछले 68 क्लासों से, इतने आसानी से जवाब देंगे, नजारा ही कुछ अलग है। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? विराट सभ्यता से। बड़ी शानदार सभ्यता है ये। विराट सभ्यता की बात करूं तो ये बाण गंगा नदी के किनारे है। कौन सी गंगा? बाण गंगा नदी के किनारे है। और ये है कहां पे? विराट जयपुर में है। प्राचीन नाम पता है आपको इसका क्या है? विराट नगर इसका प्राचीन नाम था। विराट नगर, राजा विराट का नाम आता है। महाभारत काल में इस विराट, इस क्षेत्र से राजा विराट लड़े थे, इसलिए इनका नाम हो जाता है विराट नगर। और वर्तमान में कहते हैं विराट। बाण गंगा नदी के किनारे जयपुर में है। इसकी खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा और सीधा सीधा पेपर में एग्जाम में आ जाएगा और आप झटके से उसका उत्तर दे दोगे। विराट सभ्यता से दो बातें याद ही रखनी है। मौर्य और बौद्ध धर्म के अवशेष अगर राजस्थान में कहीं मिले हैं तो वो सभ्यता विराट सभ्यता है। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? देहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य होते हैं, रक्षा प्राचीर यानी अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो प्राचीरें, दीवारें बनाई जाती थी, जो मजबूत चीजें बनाई जाती थी, उसके साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो प्यारी सी, बढ़िया सी, सबसे प्रसिद्ध काली बंगा सभ्यता, जो घग्गर नदी के किनारे। पेपर में जरूरी नहीं है घग्गर नदी आ जाए, स्वस्वती नदी भी आ सकती है, क्योंकि इसका प्राचीन नाम था। सभ्यता पूछे भाई किस जिले में है, तो ये साहब हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिला आज 12 जुलाई है साहब, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर से अलग हुआ था और 31वां जिला बना था। याद रखना मेरे प्यारे, हनुमानगढ़ के लिए 31वां जिला श्री गंगानगर का पड़ोसी बीकानेर संभाग के अंदर आता है। खास है आपके लिए। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने कब की थी? 1952 के अंदर। बाकी बहुत सारी बातें हैं, आपको हर एक वीडियो में इसकी। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में है, कांतली नदी के किनारे। उजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में और बालाथल उदयपुर में है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जो पेपर में पूछा गया, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, तो आपका उत्तर हो जाएगा यशपाल। कौन सा? यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये बता सकते हैं प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था या पहला शासक कौन था? तो हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। आपको पता है प्रतिहार वंश की अलग अलग शाखा से ये गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुजरातरा प्रदेश, जो गुजरात से आकर ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में अपनी एक क्षत्रिय शाखा को शुरू करते हैं हरिश्चंद्र जी, और नाडोल से इसकी शुरुआत करते हैं। कहां से? नाडोल से, मंडोर से, बाद में नाडोल, मंडोर, ये इस क्षेत्र मंडोर से करते हैं। सॉरी, पहले मंडोर से करते हैं। मंडोर पहली राजधानी होती है, उसके बाद में वत्सराज है, नागभट्ट है, बहुत सारे शासक आते हैं। ठीक है। राज्यपाल ये शासक था। राज्यपाल जब आपको पता है 1000
17 के आसपास या 1010 यहाँ के पास पास जब आक्रमण करता है मोहम्मद गजनवी, तो ये राज्य छोड़कर भाग जाता है, ये भी आपको पता होगा। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? अब आपने नाम सुना क्या, बिहारी मल? आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? ये बिहारी मल को बारमल कहते हैं, ध्यान रखना, पेपर में बिहारी मल आ गया, बहुत सारे विद्यार्थी तो चकाचौंध हो गए कि ये कौन सा बिहारी आ गया, हमने तो सुना भारमल है। तो बिहारी मल बारमल का ही दूसरा नाम था, ध्यान रखना। उसने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह किससे किया था? अकबर से। कहाँ किया था? सांबर में किया था। कब किया था? 1562 में किया था। जाहिर सी बात है 1562 में किया, और अपने पुत्र भगवंत दास और अपने पुत्र मान सिंह को अकबर की शरण में भेज दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री की शादी की, तो भारमल। कौन सा मल? भारमल, याद रखना। 1544 से लेकर 1573 तक, ठीक है, ये आमेर की गद्दी पर बैठता है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ पे है? कितना इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा नॉर्मल चीजें क्वेश्चन पेपर में आती है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ पे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर। आपसे पूछे नाट्य भवनीशाला कहाँ पे है, जो ओपेरा पद्धति में बनी हुई है? झालावाड़ के अंदर है। कोटा, कोटा की बातें, बहुत सारी कोटा की बातें कल ही, आज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने बताया था कि कोटा संभाग के अंदर जो झालावाड़ आता है, वहां दो नदियां आहू और चंवली नदी का संगम किया गया है, ये बात हमने। और सिरोही की बात करें तो बाजना गणेश जी का मंदिर यहाँ पे है। तो चारों ऑप्शनों में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता रहा हूं। हमारा सिस्टम क्या है, रोज 9 बजे आपको क्लास मिलती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, टारगेट होता है हमारा 30 मिनट में पूरा करना, ये भी ध्यान रखना। तो हम समय की मर्यादा को रखते हुए उतनी ही चीज बताएंगे जितनी हम यहाँ हर रोज चर्चा करते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रोज हम निरंतर चलेंगे। अब एक वीडियो तो ऐसे है नहीं 2 घंटे में बना के सारा जीके करवा दे, कभी नहीं होता है। तो हम निरंतर लगातार पहली पौड़ी से चले हैं, पहली दूसरी तीसरी लास्ट पौड़ी तक पहुंचेंगे, ताकि हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? चंपानेर गुजरात के अंदर है। किन राज्यों के बीच हुई? याद रखना, मालवा और गुजरात के बीच हुई थी चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। कब हुई थी? 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी। मालवा और गुजरात के शासकों के साथ दोनों की संधि हुई थी। किसके विरुद्ध? मेवाड़ के शासक कुंभा के साथ हुई थी। लेकिन कुंभा इतना चालाक, इतना चतुर, इतना राजनीतिज्ञ था कि यह संधि को विफल कर देता है। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाईनाथ जी संत किस संप्रदाय से? देखो ये क्वेश्चन रूटीन में मैं लगभग सारे आपको करवाता रहता हूँ और लगातार बताता रहता हूँ। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाईनाथ जी किस संप्रदाय के थे? तो याद रखना, किस संप्रदाय के थे? तीनों के तीनों जसनाथी संप्रदाय से संबंधित। जसनाथी संप्रदाय, कतरिया सर, बीकानेर, संत जसनाथ जी, याद होंगे आपको। 42 नियम, सारी चीजें याद है। ये 36 नियम याद रखना। 29 नियम बिश्नोई संप्रदाय के हैं। चरणदास जी के 42 नियम है और जसनाथ जी के 36 नियम है। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा किसने कहा था? राजस्थानी जो चित्रशैली है, हमारी जो चित्रकला है, विशुद्ध का मतलब क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता। एक शुद्ध होता है, एक विशुद्ध होता है, एकदम ही प्योर, यानी एकदम ही प्योर, यानी 100 का 100%। ऐसा किसने कहा था? तो याद रखना, ऐसी बात कही थी मनोहर स्वामी ने। इसने कही थी, मनोहर स्वामी ने कहा कि राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, उसका और किसी से लेना देना नहीं है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा था, बड़ा ही जबरदस्त ग्रंथ है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा था। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था? तो बड़ा ये शान है, मोहनोत नैणसी ने लिखा था। नैणसी ख्यात और मोहनोत नैणसी। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसको मारवाड़ का, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मोहनोत नैणसी जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान थे, कवि थे, सब कुछ वहां पे रहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनोत नैणसी। अगला, राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है। अब बुड्ढी तीज, बुड्ढी क्या हुआ है? बुड्ढी यानी बड़ी। बुड्ढी का मतलब, बुड्ढी वही होगी जो बड़ी है। बड़ी, कजली, तीन नाम याद रखना, इसके कंफ्यूज होते हैं। कजली तीज, बड़ी तीज और बुड्ढी तीज, तीन नाम है। कब बनाई जाती है? तो बड़े नाम बुढ़ी है तो बड़ा ही नाम होगा, भाद्रपद में बनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। क्योंकि एक होती है छोटी तीज,
छोटी तीज के दो ही नाम है, एक तो छोटी तीज और एक इसको कहते हैं सावन तीज। ये बनाई जाती है सावन शुक्ल तृतीया को। लेकिन जब आती है बुड्ढी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, तब हम किसका नाम आएंगे? भाद्रपद कृष्ण तृतीया का। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। जल्दी से उत्तर दीजिए। ये संस्थान के बारे में मैं आपको बहुत बार आपको बता चुका हूं, और जो सुबह 7 बजे मेरी क्लास करंट अफेयर्स की क्लास देखता है उसके तो नज़ारे अलग है, क्योंकि वापस आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। 3-4 दिन आपको बताया था मैंने, विज्ञान पढ़ा था, लेकिन अब दोबारा शुरू हो चुकी है। इसका सही जवाब आपने दे दिया होगा, जोधपुर है। और इसकी राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसकी स्थापना 1950-51 में हुई थी। और राजस्थान की सबसे बड़ी बात, राजस्थान का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह। पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखे हुए। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? अब टोडगढ़ का नाम बहुत बार आपने ये तो सुना है, अजमेर मेरवाड़ा। क्या टोडगढ़ का नाम सुना है आपने? टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो जाहिर सी बात है, टोडगढ़ किसका हिस्सा था? अजमेर का था। अजमेर का हिस्सा था, तो अजमेर को 1 नवंबर 1956 7वें चरण में शामिल किया गया। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथी प्रवर्तक। कल परसों मैंने आरबीएससी के किताब के आपको 50 क्वेश्चन दिए थे, मुख्य व्यक्तित्व, उसमें मैंने 13 पंथी बताया था। आचार्य तुलसीदास, वो तुलसीदास वो नहीं, आचार्य तुलसी थे। ठीक है। 13 पंथी, राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना, भिखण जी थे। कौन थे? भिखण जी। अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? अनमोल विवाह, अनमोल का मतलब जिसका मेल नहीं होता है कोई। बाल विवाह, बाल विवाह समझ लेते हो, जितनी उम्र निर्धारित की गई उससे कम। निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? ये क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा आ गया। इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1903 को। अब देखो 1903 पेपर कंफ्यूजिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, कंपटीशन इतना टफ हो गया। 2015 का पेपर है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना कहां की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौट चलो, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। मूल नाम मूल शंकर था। 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना हमारे उदयपुर के अंदर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? राजस्थान एकीकरण में इतनी बार आपको बता चुका हूं कि आप सीधा बता सकते हो। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1949 में। कई विद्यार्थी 1948 पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों? उन्हें पता ये लग गया कि मत्स्य संघ बना था, वो बना था। ये पूछ रहा है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 15 मई 1949 को हुआ था। 5वें चरण के अंदर डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। समिति याद रखनी है कौन सी? डॉक्टर शंकर देवराय समिति। अब पेपर में घुमा के ये पूछेगा कि राजस्थान के 7 चरणों में से किस चरण में डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश लागू हुई थी? तो 5वें चरण में मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में मिलाया गया, जो वृहत राजस्थान था उसमें। अगला देखिए, बहारै देवरा नामक शिव मंदिर कहां पे है? बहारै देवरा के नाम से प्रसिद्ध एक शिव मंदिर, मंदिरों का समूह है पूरा। 12 मूर्तियां हैं, 12 मंदिरों का समूह है, वो कहां पे है? ध्यान रखना, जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर। प्रश्न बहुत ही कम सुना होगा आपने, बहुत ही कम सुना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ये पौधिक होते हैं। कुछ 3-4 प्रश्न तो मैंने आपको बताए थे, आते ही आते हैं। सुमेल का युद्ध लड़ा गया ले, ये तो क्या छोड़ोगे? सुमेल का मतलब गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? अब देखो मैंने बताया था ना, 1544 1544 1544 1544। अब आप तो सन रट जाओगे, लेकिन अगर तारीख आ गई तो क्या करोगे? 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल युद्ध हुआ मारवाड़ के शासक मालदेव और उस समय बादशाह थे शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी हारते हारते बच गया और मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंभा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और शेरशाह सूरी ने कहा, क्या कहा? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खोता। ये इतने प्रचलित, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में एग्जामिनर देता है, ये याद रखना। अगला, इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास
उदयपुर केंद्र है, मेवाड़ केंद्र था। इसकी स्थापना किसने की थी? इजलास खास, एक कोई महल वगैरह कह सकते हैं जहां पे उनकी मीटिंग वगैरह समिति होती थी, उसको कहते थे। खास लोग ही वहां इकट्ठे होते थे। तो महाराजा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कृष्ण दिवस मनाया गया। कृष्ण दिवस का संबंध किससे है? जैसे बिरबल दिवस का संबंध कहां से है? बीकानेर से। उसी प्रकार कृष्ण दिवस का संबंध कहां से है? ये क्वेश्चन आया था मारवाड़ प्रजामंडल। ये मारवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास ने की थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो भंवरलाल सराफ थे। पटेलिया, बिछिया और लालर प्रमुख लोकगीत हैं। पटेलिया, पहले तो क्वेश्चन आता है पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? लोकगीत है। किस जाति के हैं? भी जाट जाति के हैं, चारण जाति के हैं, कालबेलिया के हैं, या फिर आदिवासियों की? आसान है ये तो बहुत क्वेश्चन। आदिवासियों की है, ध्यान। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गिद्दड़, गिद्दड़ बनकर नृत्य करते हैं, किस क्षेत्र का हो सकता है? तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध कहां से है? शेखावटी क्षेत्र से। कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये मेन जो चंग नृत्य है, होली नृत्य, ये बहुत सारे शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? तत्व का मतलब होता है तार से बजने वाले। अलग अलग है, तार से बजने वाले, झंझनाट से बजने वाले, ठीक है, अवरोध वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। 4 प्रकार के। और आप लगाओ राजस्थान के वाद्य यंत्र बाय नानक क्लासेस, आपको जबरदस्त तरीके से पूरा मैटर मिल जाएगा। वाद्य यंत्र का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आता है। तो देखो, रावण हत्ता है, सुरमंडल है और कामयाचा है। तीनों के तीनों में सतारा नहीं है। और सेम 2015 के पटवारी के 2016, शायद 16 में हुआ था, पता नहीं 15 में, पटवारी मेन जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया, रिपीट क्वेश्चन हुआ। तो अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं ना, वो रिपीट होते हैं। ये ध्यान रखना, 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। तो सतारा ये तत्ववाद यंत्र नहीं है, बल्कि सुशीरवाद यंत्र है। और इसको देखो, सतारा, तारा आ गया, सारे सोचते हैं ये तो तत्व है भाई, लेकिन नहीं है, अपवाद। देखो, सतारा सुशीरवाद यंत्र है। कान खोल के सुन लो जो मैं बात बता रहा हूँ। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा आमेर में लाई गई। ये मानसिंह प्रथम वही मानसिंह प्रथम है जो अकबर का मुख्य सेनापति था। अकबर ने इसे फरजंद राजा की उपाधि दी थी, हल्दी घाटी में सेनापति बनाकर भेजा था, जिसका कार्यक्रम अगर आमेर की गद्दी पर देखें 1589 से 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु होती है, मानसिंह प्रथम की। याद रखना, जो बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? ये तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार आपको लोक देवता करवा चुका हूं। जेतमलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आलमजी। कौन है? आलमजी। नाम सुना? आलमजी का धोरा। केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केवाई जो माता है, उस माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चच ने करवाया था। राजा चच आया था, उसने केवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन सा था? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी चार्ल्स मैडकॉप था। याद रखना, चार्ल्स मैडकॉप के प्रयासों से राजपूत राज्यों से संधि कंपनी के द्वारा की गई। अगला, राजपूतों को हूणों की संतान किसने कहा? हूण एक बर्बर जाति थी, बर्बर जाति थी, विदेशी जाति थी। कहते ना हूण, हूण कह दो या भूण कह दो, भूण होता ना, भूण यानी खा जाते थे, कहीं भी क्षेत्र पे अधिकार करते थे। तो राजपूतों को हूणों की संतान किसने कहा है? अलग अलग विचारधारा है सबकी। तो वीएस स्मिथ क्या कहते हैं? भी ये राजपूत है ना, ये हूणों से प्रकट हुए हैं। हुए न हुए अपने पढ़ना है। अशोक परमार को, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? अशोक परमार जो मेवात क्षेत्र में थे, इन्हें ऊपर माल की जागीर महाराणा सांगा ने दी थी। और महाराणा सांगा जब खानवा युद्ध में इनकी सहायता करते हैं अशोक परमार, तो ये ऊपर माल की जागीर प्रदान करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। दादू पंथ का अधिकांश भाग, और जल्दी से लाइक करना नहीं भूलें भाई। और जो बीएसटीसी पीटेट के विद्यार्थी हैं वो याद रखना, आपके लिए भी सीरीज शुरू कर दी है, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लगातार वीडियो को शेयर लाइक करो। पीटेट के लगभग 4-5 लाख फॉर्म
भरे गए और बीएसटीसी के भी 4-5 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो आप सपोर्ट करोगे तो ही वीडियो चल पाएगा। जैसे इस वीडियो में आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है, और मेरे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जितने भी भाई बहन हैं उनकी सपोर्ट मुझसे सबसे ज्यादा है, और उनकी सपोर्ट की वजह से हर एक उनके कहने पे मैं वीडियो दे रहा हूँ। जल्दी मैं मिट्टियां, जलवायु, खनिज पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, सारे वीडियो उनको दूंगा। तो सपोर्ट एक सबसे बड़ी बात होती है, एक आशीर्वाद, एक स्नेह सबसे बड़ा होता है। तो दादू पंत जानते हो, दादू पंत जी तो ढूंढाड़ी बोली में या सदुकड़ी बोली में। राजस्थान को प्रमुखतः कितने भौतिक विभागों में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके तो जरूरत ही नहीं है आपको। 4 भौतिक भागों में, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है, ये क्वेश्चन आ गया। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, सिर्फ वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है, लगभग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर माना गया। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अब मैंने पिछले 2 दिन आपको अरावली करवाई है, अब क्या छोड़ोगे। अबू खंड, अलवर खंड, रायपुर खंड, विंध्यन खंड, कौन सा भाग अरावली प्रदेश का नहीं है। ये रायपुर नहीं, जयपुर है, ध्यान रखना। कौन सा है, जयपुर है, जयपुर। तो विंध्यन खंड नहीं है, विंध्यन खंड इसका भाग नहीं है, प्रायद्वीप पठार का भाग है। तो अलवर है, अबू है, जयपुर है। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है, पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्व बेसिन का देखो, चंबल बेसिन है, लूनी बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है। देखो चंबल भी है, छप्पन बेसिन माई छप्पन का मैदान है, बनास का भी भाग है। तो लूनी का नहीं है, तो पश्चिम का है। और मैं बता देता हूँ, ये वीडियो यहाँ पे यहाँ मिल गया, और टेलीग्राम पे भी इसकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उत्तर नहीं मिलेंगे, ताकि आप दोबारा रिवीजन कर सको। तो इसके वहां भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, जो बालू का स्तूप मिट्टी के सदान, जो रेतीली मिट्टी है उसके सदांतरण से बनती है ना, वो प्रताप नहीं। पैराबोलिक, बरखान, नहीं रेखीय, इंसलबर्ग, कौन सा नहीं है। तो देखिए, पैराबोलिक है, बरखान है, नई रेखीय भी है, इंसलबर्ग नहीं है। ये इंसलबर्ग बालू का स्तूपा नहीं है, बल्कि ये सांबर झील के आसपास क्षेत्रों में चट्टानों के पास ऐसे बने हुए चट्टानी आकार की है आकृति है, वो इंसलबर्ग कहलाती है। लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। अब लूनी की सहायक नदी जब भी बात आएगी तो सारी की सारी भाई कौन सी है, स्त्रीलिंग में आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, उसने जोजड़ी भी दे दिया, उसने सूकड़ी भी दे दिया, उसने गोहिया भी दे दिया, और उसने मेंथा भी दे दिया। तो जोजड़ी भी है, गोहिया भी है, सुगड़ी भी है, मेंथा नहीं है भी। मेंथा आंतरिक प्रवाह की नदी है। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है। जालोर सिवाना की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की है, अरावली स्लेट, पेमेटाइट है, जालोर ग्रेनाइट व राइलोटाइट है, या क्वार्टजाइट है। तो अपने ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। तो जालोर की ग्रेनाइट और रायोलाइट प्रकार की पहाड़ियां हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन ग्रेनाइट से देखिए। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है गुंबदाकार, चौकोर, रेखीय, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की, ध्यान रखना, जालोर में ग्रेनाइट निर्मित जो पहाड़ियां हैं वो गुंबदाकार है, गुंबद के आकार की पहाड़ियां हैं। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय देखो, ब्यावर है, अजमेर है, कपासन है, सारे किसांगन में नहीं है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की। अब उसमें 40 ही क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा मैं अलग से ये 10 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे 50 करने हैं अपने। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की, अभी मैंने बताया, अमलानंद घोष 1952। कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। याद रखना कितनी, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा सभ्यता में दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें कौन सी फसलों को एक साथ उगाया होगा। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए, इनमें से कौन सी फसलों को एक साथ उगाया होगा। तो कौन कौन सी है, याद रखना, गेहूं और जौ को एक साथ उगाया गया। आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताना है आप। आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन। आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है, बिल्कुल बात एकदम सही है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। मैं तो नहीं मानता इसको रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, इसकी खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तो असत्य तो आ गया। इसे धूलकोट कहते हैं, बिल्कुल धूलकोट कहते हैं। अघाटपुर भी कहते हैं इसको।
ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल बात सही है। तो इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने नहीं की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यह किस सभ्यता के समकालीन थी? बेलन के आकार की यानी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यह किस सभ्यता के समकालीन थी? ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र या केन्या? बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है तो ये मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। कहां से? मेसोपोटामिया। अगर आपसे पूछे बेलनाकार तंदूर कहां से प्राप्त हुए? तंदूर तो तंदूर ईरान से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यहां से कुछ संबंध थे। तंदूर पूछे तो आपको क्या बताना है? ईरान। और आपसे पूछे बेलनाकार मोहरे तो मेसोपोटामिया। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, फिर भी पेपर में आता है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सिक्कर के अंदर स्थित है, जिसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। बालाथल सभ्यता का संबंध किस जिले से है? आसान सा क्वेश्चन। बालाथल सभ्यता का संबंध कहां से है? उदयपुर से, सीधा सीधा। नोहे सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो नोहे सभ्यता है वो रूपा रेल नदी के किनारे भरतपुर में लोहे कालीन सभ्यता थी। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया? राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था, जिसकी तारीख थी 30 मार्च 1949, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के जो मेन मुख्य एकीकरण करने वाले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसको तो क्या बोलोगे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल या मोहनलाल सुखाड़िया? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, प्लस ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे, ये भी याद रखना। आप थोड़ी सी बात सुन लो। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री सीधा पूछे तो हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित प्लस मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो कौन? जयनारायण व्यास। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। और राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है कब? स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च को बनाया जाता है। और एक आपके लिए सूचना आपको बताता हूं, जो विद्यार्थी एसआई, पटवार, आरवीएनएल, जेवीएनएल, इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, वनपाल, वन रक्षक है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, इन सब की तैयारी कर रहा है, तो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की जनवरी से जून 2021 की ई बुक तैयार हो चुकी है। अगर किसी विद्यार्थी को लेना चाहता हो तो वो 8094496272 पे, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम व्यवस्था चल रही है, और 100 रुपए पे करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हो। बहुत शानदार मुख्य तथ्य के साथ पीडीएफ है, और जल्द ही जनवरी से जून 2021 का एक बड़ा वीडियो भी आपके सामने आने वाला है। तो कल जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए थे उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कल दिया था फारूक खाने का, सर हम भी देखें क्या? उनको रीट वाले राकेश कुमार यानी सुमन बिश्नोई ने क्या कहा? सर जी बहुत अच्छे पढ़ाते हो आप, थैंक यू। आज मैंने आपकी 3 नंबर क्लास अटेंड की, थैंक यू, बहुत वेलकम आपका आपकी हमारे चैनल पे। नीतू मालव सीकर में, नीतू मालव बांसवाड़ा, शकुंतला देवी राम राम सर जी, आपको भी राम राम। स्वाति अग्रवाल के अच्छे जवाब थे, लगभग सभी आज इन्होंने अलग अलग जवाब दिए। और स्वाति अग्रवाल के सारे जवाब आज इन्होंने सारे कमेंट में जवाब दिए आज शायद। इसके अलावा स्वाति अग्रवाल जी बहुत अच्छी बात है, सारे आपके कमेंट है। नमस्ते आपको। वीरेंद्र कुमार पनवार गुड नाइट आपको भी। झुंझुनू वाले फौजी जय हिंद, सलूट है आपको। और डॉलर सोनी नमस्कार आपको भी। शोभा राम प्रजावत वेरी गुड। राम सिंह मीणा जी राम राम आपको भी। महेंद्र कुमार और राज गोला जी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इनका एग्जाम नजदीक है फिर भी हमारे साथ हर एक क्लास को शेयर करते हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इनके साथ साथ सोनिया नरवालिया जी, 2 विद्यार्थी मेरे सामने, राम प्रसाद मीणा जी भी हैं, और भी विद्यार्थी हैं, ज्यादातर मैं उनसे रूबरू नहीं हुआ, तो 3-4 विद्यार्थी जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेरी छत्र छाया में पढ़ रहे हैं, और मेरे साथ एक आशीर्वाद का के रूप में, उपहार के रूप में मेरे साथ एक अच्छे बुरे के साथ, या कोई गलत क्वेश्चन या कोई किसी भी प्रकार का हो जाए तो मेरा सहयोग दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद उनका करता हूँ जो मेरे साथ इतने
विद्वान बुद्धिजीवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक लगातार बड़े कार्य की ओर बढ़ रहा हूं। आप सभी का सहयोग और आपका सभी का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ बने रहिए। सुबह 7 बजे मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।